नमस्कार, मैं हूं महेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस। पहले चरण के लिए अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। पहले चरण में 102 सीटों पर मतदान होगा। 19 अप्रैल को मतदान होगा। लेकिन आज हम लोग जो बात करेंगे, जो इतना बड़ा पैनल हमारे साथ है, हम लोग बात करेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की वो 8 सीटें जो काफी अहम हैं। उन 8 सीटों पर बात करेंगे। ये 8 सीटें हैं सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत। इन 8 सीटों में 5 पर बीजेपी पिछले चुनाव में 2019 में हारी थी। तो ये इस बार कैसा रहने वाला है चुनाव, मतदाता किसे अपना आशीर्वाद देंगे, यही सारी इन 8 सीटों पर क्या प्रभाव है और किस तरीके से चुनाव जा रहा है, इस पर हम हमारे साथ बात करने के लिए एक बड़ा पैनल है। हमारे साथ वात्सल्य राय हैं। बीबीसी, पीटीआई, टीवी टुडे नेटवर्क और अमर उजाला जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। 25 साल का अनुभव है पत्रकारिता का और अच्छी पकड़ है चुनावी राजनीति पर। यहाँ के लोगों के नब्ज को वो जानते हैं, किस तरीके से वोटर मतदान करता है, क्या मुद्दे हैं, ये तमाम चीजें वात्सल्य जी से समझेंगे। वात्सल्य जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद महेंद्र जी, और आपके सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। हमारे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार जिनको सभी लोग जानते हैं, चंद्र प्रताप सिकरवार जी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ी पकड़ है, गहरी पकड़ है। जब अजीत सिंह हुआ करते थे लोकदल, तो वो काफी अजीत सिंह के काफी नजदीकी थे और लोकदल की राजनीति को बहुत अच्छी तरीके से वो जानते हैं। वैसे तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हर एक इलाके पे उनकी नजर रहती है। यहाँ की सियासत पर वो अच्छी पकड़ रखते हैं। मथुरा से मेरठ तक वो अपने पत्रकारीय जीवन के तमाम निर्वहन कर चुके हैं। सिकरवार साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र सिंह जी। जी, हमारे साथ पुष्पेंद्र शर्मा जी हैं। सीनियर जर्नलिस्ट हैं, संपादक रह चुके हैं अमर उजाला के। बहुत अच्छी पकड़ है, उनका अपना यूट्यूब चैनल भी है और बहुत अच्छे पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं। वरिष्ठ पत्रकार हैं, संपादक रह चुके हैं। पुष्पेंद्र जी, आपका स्वागत है कैपिटल हेडलाइंस में। महेंद्र जी, आपका साथी पैनलिस्ट और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और भाई अवनीश जी और सारे अच्छे साथियों से मिलवाने के लिए भी आपका धन्यवाद। जी जी। और हमारे साथ बीजेपी की तरफ से, वैसे वो वरिष्ठ पत्रकार रह चुके हैं, बड़ा लंबा पत्रकारीय जीवन रहा है, लेकिन फिलहाल वो अभी बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं अवनीश त्यागी जी। बड़े अखबारों में बड़े वरिष्ठ पदों पे भी रह चुके हैं, लेकिन फिलहाल वो अभी बीजेपी के का अपना पक्ष रखेंगे। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता है अवनीश त्यागी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र जी। पुष्पेंद्र जी को नमस्कार, वात्सल्य जी को, चंद्र प्रकाश जी को, सभी को बार बार जी नमस्कार और सभी नमस्कार दर्शकों सर। को नमस्कार। जी, तो जैसा मैंने कहा कि 8 सीटें, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 सीटें हैं, बड़ी अहम सीटें हैं और इस पे बड़े सियासी सरगर्मी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की है। इनमें तमाम मुद्दे हैं, तमाम चीजें हैं। तो पहले तो ये समझ लेते हैं वात्सल्य जी से कि इन 8 सीटों में जो बड़े मुद्दे हैं क्या है। क्या एक तो जाट राजनीति एक अलग तरीके से, क्योंकि आरएलडी अब बीजेपी के साथ है, तो जाट राजनीति का क्या रुख होने वाला है। किसानों का, गन्ने का कोई मुद्दा है क्या। तमाम किस तरीके से आप देखते हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति, जो वोट डालने जब जाएगा मतदाता तो क्या सोचेगा, वत्सल जी। जी मतदाता, मुझे लगता है महेंद्र जी कि ये 8 सीटें जो है, 8 का नंबर बड़ा दिलचस्प होता है। अगर आप अंक ज्योतिष के हिसाब से देखें तो वो शनि का नंबर है, शनि स्थिरता का प्रतीक है। लेकिन यहाँ बात ज्योतिष की नहीं है, यहाँ बात राजनीति की है। और राजनीति के हिसाब से ये जो 8 सीटें हैं ये प्रयोगशाला है। वैसे पहले फेज में जो 19 तारीख को वोटिंग होने जा रही है, पूरे देश की अगर हम बात करें तो कुल 102 सीटों पर वोटिंग होगी।
जिसमें तमिलनाडु की 39 सीटें पूर्वोत्तर राज्य हैं, लेकिन सबसे ज्यादा दिलचस्पी उत्तर प्रदेश की है, और खासतौर पर ये जो 8 सीटें हैं इनको लेकर ये सभी पार्टियों के लिए एक तरीके से आप समझे कि प्रयोगशाला है। प्रयोगशाला इसलिए है कि समीकरण बन बिगड़ रहे हैं। यहाँ कैराना जैसी सीट है जो लगातार चर्चा में रहती है, कभी पलायन का मुद्दा रहता है। यहाँ सहारनपुर जैसी सीट है, बिजनौर है जो कि बिल्कुल चर्चा में हमेशा रहती है, क्योंकि सभी पार्टियों के लिए ये बहुत ही अहम सीट मानी जाती है, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो या राष्ट्रीय लोकदल हो। जो 4 प्रमुख दल हैं जिनके मैंने अभी नाम लिए, इन सभी के लिए समीकरण नए तरीके से गढ़े गए हैं। राष्ट्रीय लोकदल कुछ देर पहले इंडिया अलायंस में था, कुछ महीने पहले, और आज की तारीख में वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो ये समीकरण कितना कामयाब होगा, वोटरों के दिल में कितना उतरेगा, जगह बना पाएगा, किस तरह से लोग वोट करेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। पीलीभीत है जो कि 35 साल से बीजेपी के गांधी परिवार यानी कि मेनका गांधी और वरुण गांधी ही उस सीट से चुने जाते रहे हैं। इस बार वहां से भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार को बदला है। मुजफ्फरनगर जैसी सीट है जहां पर सिर्फ 6000 वोटों से अजीत सिंह पिछली बार हारे थे, और इस बार भी संजीव बालियान वहां से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन उनके लिए बड़ी तगड़ी चुनौती है। समाजवादी पार्टी का गठबंधन टूटने की वजह भी मुजफ्फरनगर की सीट मानी जाती है। तो वहां वोटरों का मिजाज मुझे लगता है कि अभी बहुत ज्यादा क्लियर तो नहीं हुआ है, क्योंकि अभी कुछ दिन और बाकी हैं, लेकिन इन दलों को भी अंदर से एक धुकधुकी जरूर होगी, क्योंकि कई सीटों पर समीकरण बन और बिगड़ सकता है। पिछले चुनाव 2019 की जब हम बात करते हैं, जहां बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में एक गठबंधन था, उस गठबंधन के दौरान सबसे ज्यादा जो सीटें, सबसे ज्यादा तो नहीं लेकिन 4 सीटें बहुजन समाज पार्टी ने इसी इलाके से जीती थी। भारतीय जनता पार्टी ने 3 सीट जीती थी और 1 सीट रामपुर जीती थी समाजवादी पार्टी ने, जो बाद में उपचुनाव में उनके हाथ से निकल गई। रामपुर का मामला भी बड़ा दिलचस्प है। आजम खान जिस कैंडिडेट को चाहते थे, शायद उन्हें टिकट नहीं मिला। जो नकवी साहब समाजवादी पार्टी से आए हैं वो मुश्किल में बताए जाते हैं। मैं बाकी बातें आगे चर्चा करूंगा। मैं चाहता हूं जी कि आप जी पुष्पेंद्र जी जैसे बड़े भाई यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी सुनना चाहते होंगे आपके दर्शक। बिल्कुल बिल्कुल। पुष्पेंद्र सर, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि इस बार इन इलाकों में चूंकि बहुजन समाज पार्टी अब गठबंधन में नहीं है, तो खास तौर पर मुसलमान वोटर वो किस तरफ रहेगा, क्या उसका प्रभाव पड़ने वाला है? ये इस क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, तमाम सीटें जो है मुस्लिम बाहुल्य हैं। सभी को नमस्कार पुनः। वात्सल्य ने बहुत अच्छे से भूमिका बना दी और ज्योग्राफी भी बता दी इस इलाके की, कहाँ से शुरू हो रहा है चुनाव। तो अगर एक नज़र में देखते हैं, एक नज़र में बात करते हैं, तो 370 और 400 पार का जो नारा है वो पहले तो ऐसा लगता था कि बड़ा आसान है, हो जाएगा, लेकिन हर चुनाव ही होता है और चुनाव में तस्वीरें बदलती भी रहती हैं। लेकिन ये आपको मानना होगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो चुनाव मशीनरी है वो छोटी छोटी बाधाओं को आसानी से पार कर ले जाती है। बागपत से शुरू करते हैं। बागपत तो चौधरी साहब का गढ़ माना जाता है रालोद का, और अब रालोद और भारतीय जनता पार्टी साथ है, जिसके लिए भाई अवनीश त्यागी जी बहुत सालों पहले से मुझसे कहते थे और वो हो गया पुष्पेंद्र जी, बागपत पे आज चर्चा नहीं है सर। वो हकीकत बदल हो जाती है ना। तो अब अगर हम बात करें तो वहाँ भी देखिए मोदी नगर की सीट जो है वो ब्राह्मण बहुल है और अमरपाल शर्मा को बसपा ने खड़ा किया है। देखने में आसान लगती है, पर फिर भी कुछ चुनौतियां हैं जिन पे भारतीय जनता पार्टी आसानी से फतेह हासिल कर लेगी। कैराना चलते हैं। कैराना में भाई हसन परिवार का वो रहा, पहले बाबू हुकुम सिंह रहे। वहाँ पे आपको मालूम ही होगा पहले जो है गिनती ऐसे नहीं होती थी कि हिंदू मुसलमान कितने हैं। वहाँ पे गुजर मुसलमान भी गुजर अपने को गुजर गिनता था और राजपूत भी अपने को राजपूत गिनता था, चाहे वो मुसलमान हो। लेकिन परिस्थितियां बदलती चली गई, पलायन की भी बड़ी बातें हुई, बहुत बातें हुई। अब भी जब वहाँ पर सब लोग गए, चाहे योगी जी जाए या शाह साहब जाए या मोदी जी जाए, तो पलायन का जिक्र जरूर हो जाता है। अब वो कितनी हकीकत थी, क्या अफसाना था, वो एक अलग बात है, लेकिन हाँ मुद्दा वो जरूर बना था। वहाँ पर प्रदीप जो सहारनपुर से आते हैं, पहले चुनाव जीत चुके हैं और असलियत यह है कि वहाँ भी गुजरों की बड़ी तादाद है और ये 2 जिलों में बटी हुई सीट है।
शामली जनपद जो कि नया बना और सहारनपुर की सीटें हैं। वहां पर अगर एक देखें तो भाई इकरा हसन का चेहरा बड़ा नया चेहरा है, ताज़ा है और ताकत भी है, और इसमें कोई शक नहीं कि वहाँ शायद मुसलमान एक तरफा वोट वहाँ पर करेगा इकरा के लिए। लेकिन जो बाकी जातियां हैं उनकी संख्या बहुत है, और प्रदीप की राह वहाँ पे मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि भविष्यवाणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन मूलतः क्योंकि दर्शक भी जानना चाहते हैं कि आखिर हो क्या रहा है, तो वो आसान लगती है। कुछ चुनौतियां वहाँ पे हुई हैं, अभी जैसे नानोता में ठाकुर बिरादरी की पंचायत हुई, कुछ सैनियों में भी सुगबुगाहट है, कुछ गुजर वर्ग भी कहीं कहीं बैठक करके नाराजगी जता रहा है। पर गुजरों की एक खास बात होती है कि वो अपनी बिरादरी से अलग जाते नहीं है। तो मुझे लगता है कि प्रदीप को थोड़ी चुनौतियां होंगी, पर वो उसे कर सकते हैं। चलते हैं सहारनपुर। इमरान मसूद का कल का आपने शायद भाषण सुना होगा, उन्होंने राम की जी बात की। उन्होंने ये भी कहा कि भाई मुसलमान जो है वो छोटा भाई है और हिंदू बड़े भाई हैं। बहुत उन्होंने अच्छे से बातें करी। वो अपने आप में एक करिश्माई व्यक्तित्व है, करिश्माई नेतृत्व वो करता है, और एक ही आवाज़ पे उसकी हजारों की भीड़ सहारनपुर सड़क पे आ जाती थी। लेकिन बहुत समय से वो अपनी राह ही तय नहीं कर पाए, कभी बसपा कभी सपा फिर कांग्रेस, तो उसमें कुछ बिखराव आया। हुआ ये था, अगर आपको याद हो तो 2022 के चुनाव से पहले अवनीश जी इसकी तस्दीक भी करेंगे, वात्सल्य भी बताएंगे कि देवबंद की एक पंचायत में गए इमरान मसूद, तो उन्होंने साफ कह दिया कि आप गलत जगह हो, हम आपको वोट नहीं दे पाएंगे। तब वो कांग्रेस में थे, तो जी वोट जाया नहीं करेंगे। तो इससे उन्हें संदेश मिला, उन्होंने पार्टी में बदले, लेकिन वहां पे वो उन्हें वो इज्जत नहीं मिल पाई सपा में जो वो सोच रहे थे मिल जाएगी, उनके कहने से टिकट हो जाएंगे। वहां से चीजें बदली और फिर वो वापस कांग्रेस में चले आए। फजलुर रहमान वहां से जीते थे उस समय, जबकि इमरान भी सामने थे, लेकिन फजलुर रहमान ने जीत हासिल कर ली थी। अब की बार राघव लखनपाल फिर से वहां मैदान में है, युवा हैं, अच्छे प्रतिभाशाली मृदुभाषी हैं, पुरानी उन पे एक विरासत भी है उनके पास निर्भय पाल शर्मा जी की। तो इमरान मसूद और अगर ये माजिद अली बसपा वाले आपस में लड़ेंगे, तो भाई रोटी कौन खाएगा जब तराजू में तुलेगी, दो रोटियों के टुकड़े होते जाएंगे। तो एक नज़र में लगता है कि बहुत आसान है। अगर मुस्लिम वोटों का बंटवारा नहीं होता और वो किसी भी एक जगह पड़ते हैं, तो फिर कुछ सवाल खड़े होंगे, कुछ चुनौतियां भारतीय जनता पार्टी के लिए बनेंगी। अन्यथा तो क्योंकि दोनों ही मजबूत हैं, और चाहे वो माजिद अली थोड़े वोट ले, ज़्यादा वोट इमरान ले जाए, पर लगता है कि वहाँ इतना बंटवारा होगा ज़रूर। तो अगर मुस्लिम मतों का बंटवारा होता है तो इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। अब यहाँ से बिजनौर चले चलते हैं। जी बिजनौर की तो डेमोग्राफी और ज्योग्राफी बिल्कुल ही डिफरेंट है। वो तो 3 जिलों में फैली हुई मतलब सीट है, मुजफ्फरनगर भी, बिजनौर भी, और मेरठ की भी एक वस्त्रापुर सीट उसमें आती है। तो बड़ी अजीब सी डेमोग्राफी है। और वहाँ पे आप देखें कि बहुजन समाज पार्टी, जिसे बार बार भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कहा जाता था, तो बी टीम वाला रोल तो उसने नहीं निभाया है। यहाँ तो उसने जाट को ही खड़ा किया है, विजेंद्र सिंह, जो कि मवाना के पास के यानी हस्त्रापुर विधानसभा सीट के मूल निवासी हैं। बहुत उन्होंने चैनल भी चलाए और भी बहुत सी बातों से वो चर्चाओं में रहे। वो क्या गुल खिला पाएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन ज्यादा वोट नहीं ले पाएंगे। कुछ थोड़ी बहुत सेंधमारी जाट वोटों में जो निजी संबंधों पे उस पे कर पाए तो वो हो सकती है। पर ये पुरकाजी और मीरापुर जो दंगा प्रभावित एक्चुअली वहां से शुरू हुआ था कवाल से, वो सारा इलाका है तो बड़ा संवेदनशील सीट है, और कोई भी भविष्यवाणी करनी मुमकिन नहीं लगती। पर एक नजर में फिर से कहूंगा, मैं प्रवक्ता नहीं हूँ, अवनीश जी का साथी नहीं हूँ भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन वहां उनकी राह मुझे फिर से आसान लगती है। और ऐसा ही कुछ सत्य नगीना साथी में हो है। रहा है ऐसा ही कुछ नगीना में हो रहा है। वहां जी चंद्रशेखर इस भूमिका को निभा रहे हैं, और चंद्रशेखर रावण जितनी वोटें ले जाते हैं तो वो विपक्ष की वोटों में बंटवारा करते हैं। और जब विपक्ष की वोटों में बंटवारा होगा तो भारतीय जनता पार्टी इस सीट को बड़े निगाहें गड़ाए बैठी है, क्योंकि ये सीट उनके लिए आसान नहीं रही, कभी भी हारते रहे। तो वहां भी थोड़ी सी आसानी उनको होने लगी। और मुजफ्फरनगर की बात तो अभी वात्सल्य ने भी की थी, वहाँ हरिन मलिक है और संजीव बालियान है। अब देखिए कई थ्योरीज इसमें चलती हैं, कई तर्क वितर्क चलते हैं। लोग कहते हैं साहब जब अजीत सिंह सामने थे, चौधरी अजीत सिंह जो जाटों के सबसे बड़े नेता थे, तब भी संजीव बालियान जीत गए, तो हरिन मलिक क्या करेंगे। लेकिन परिस्थितियां बदली हैं और चुनौतियां संजीव बालियान के लिए बढ़ी हैं, ये मेरा मानना है।
जो ठाकुर बिरादरी की बात हो रही है बार 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 बार, भले योगी जी ने रारधना में पंचायत कर ली, आज वो फिर बड़गांव सहारनपुर की तरफ जा रहे हैं, वहां भी ठाकुरों को मनाने की कोशिश करेंगे। नानोता वहां से बहुत नजदीक है जहां वहां पंचायत हुई थी। अब वो योगी जी कितना मना पाए कितना नहीं मना पाए, यह भी स्पष्ट इसलिए नहीं हो पा रहा कि संगीत सोम और संजीव बालियान दोनों के तेवर वैसे ही बरकरार हैं जैसे थे। तो मुझे लगता है कि ठाकुरों की नाराजगी अभी तो है, आप बिल्कुल मतदान के समय तक किसी तरह मना लें ठाकुरों को तो शायद ठाकुर बिरादरी हो जाएगी। वहां पे दूसरा वर्ग जो नाराज है वो सैनी है। जी। सैनी इसलिए नाराज है कि उनको ये लगता है कि खतौली में उनके प्रत्याशी को जब राजकुमार सैनी की पत्नी लड़ी कि संजीव बालियान ने कोई सहयोग नहीं किया, इससे नाराजगी है। ठाकुरों में कई तरह की नाराजगी है कि भाई जाटों के लड़कों को ज्यादा नौकरियां दिलवाई और हमें कुछ कम उपेक्षित सा रखा ठाकुरों की संजीव बालियान ने। नाराजगी तो सर पूरे अब प्रदेश भर में सुनने को मिल रही है। फैलती जा रही है, फैलती जी। जा रही है, फैलती जा रही है, चाहे वो वीके सिंह के नाम पे हो। हालांकि सर्वेश सिंह को मुरादाबाद में कैंडिडेट बनाया है तो खाली एक कारण नहीं है, और भी कारण हो सकते हैं उसके। लेकिन वहां जो तीसरा कोण है वो बड़ा रोचक है। दारा सिंह प्रजापति बहुत कोई अनुभवी नहीं है, लेकिन अभी उसने 2 बार बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया और दिल्ली तक यात्राएं करी, और बड़ी विशाल यात्राएं थी। मतलब मुझे भी देख के हैरत होती थी कि कहाँ से इतने संसाधन और कैसे इतनी एकजुटता है, लेकिन उसने ये करके दिखाया दारा सिंह प्रजापति ने। अब दारा सिंह प्रजापति का महत्व क्या है इस चुनाव में? भाई अगर वो प्रजापति के वोट लेता है, उधर सैनी नाराज है, अगर वो वो भी उधर चले जाते हैं, तो ये तो दोनों परंपरागत वोटर तो भारतीय जनता पार्टी के हैं। जी। तो नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होता है, चिंता, और उसका अगर किसी की पेशानी पे चिंता की लकीरें आएंगी तो भारतीय जनता पार्टी होनी चाहिए। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि संजीव बालियान की चुनौतियां इस बार ज्यादा हैं और वहां पे उनके लिए परेशानियां ज्यादा बढ़ गई हैं। सैनी बिरादरी प्रजापति से कैंडिडेट हो गया, दूसरे ठाकुर बिरादरी नाराज है, फिर आसपास के जो भी विधायक हैं, नाम लेने की जरूरत ही नहीं है, संगीत सोम अवनीश जी कुछ से और भी समझ है, लेते हैं सर कि आखिर कुछ इस और भी है, नाराजगी वो अवनीश जी अपने घर की बात बता देंगे। हाँ। तो वो नाराजगियां भी संजीव बालियान को थोड़ा भारी पड़ सकती हैं, ऐसा मुझे लगता है। अवनीश जी, तमाम जी जी नाराजगियां हैं आपके, कुछ पक्ष में भी ये चीजें, लेकिन बहुत सारी नाराजगियां भी हैं जैसा कि पुष्पेंद्र जी कह रहे थे, तो ये क्या दूर हो पाएंगी मतदान तक? जी जी मैं बहन जी कहूंगा, पुष्पेंद्र जी तो खैर बहुत जानकारी भरी करते हैं, इनसे हमने बहुत सीखा भी है, और ये अनुभव इनके हैं, वात्सल जी के अनुभव हैं, ये अपने आप में बड़े काम के रहेंगे। और मैं कुछ बातें आपसे थोड़ी सी शेयर करना चाहूंगा कि ये जो चुनाव 24 का चुनाव है, हेलो जी जी आवाज आ रही। 24 के चुनाव को हमें 19 के चुनाव से नहीं देखना चाहिए। जो 19 के हालात बिल्कुल अलग थे। 19 में हमारे सामने सबसे बड़ा गठबंधन था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, खासतौर से समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन यहाँ बहुत बड़ा गठबंधन माना जाता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और लोकदल उसमें ऐड था। आज हालात बदल रहे हैं, आज दोनों गठबंधन टूटा हुआ है और लोकदल हमारे साथ है। जी। तो ऐसी स्थिति में जो गठबंधन की राजनीति के नजरिए से देखें तो गठबंधन के नजरिए से भी हम पक्ष में हैं, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जहां कैंडिडेटों की बात करें और नेतृत्व की बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, मोदी जी की लोकप्रियता पहले से कहीं ज्यादा चरम पर। इस वक्त मोदी जी वन मैन, विपक्ष का गठबंधन और जिस तरह से कैंडिडेटों की अदला बदली हुई है, उससे भी लग रहा है कि विपक्ष का खेमे में ज्यादा बेचैनी भी है, और लड़ रहे हैं वो, इसमें कोई शक नहीं, परंतु वो उनका वो जज्बा नहीं है जो पिछली बार जज्बा था। इस बार उनका जज्बा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास जज्बा भी है, नेता भी है, नेतृत्व भी है, नियत भी है और नीतियां जी, क्या बीएसपी का अलग से लड़ना, अकेले राह में चलना, क्या ये बीजेपी के लिए राहत की बात है? नहीं, ये तो बिल्कुल जाहिर सी बात, ये तो बिल्कुल एक बात महेंद्र जी कि लोग सपा और बसपा जब मिलते हैं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तो मैं इन जिलों में तो कहूंगा बहुत भारी गठबंधन हो जाता है। वो कागजों में भी दिखता है और जमीन पर भी दिखता है। वोटों का आंकड़ा देखो, वोटों की गणित देखो, तो वो निश्चित रूप से बड़ा होता है। इस बार उनका बिखराव हमें थोड़ी सी राहत तो दे रहा है, और इससे बड़ी राहत लोकदल की, जो लोकदल पिछली बार वहां था आज हमारे साथ है। और जो मुजफ्फरनगर सीट की बात कर रहे हैं, उसमें कांग्रेस भी उनके साथ जुड़ी थी। तो ऐसे हालात में आज हम बेहतर स्थिति में हैं। हमने काम। जी, आपकी आवाज चली गई इस बीच। सिकरवार साहब
से समझ लेते हैं। ये काफी अनुभव रहा है और लोक दल की राजनीति को तो अच्छी तरीके से समझते रहे हैं। सिकरवार साहब, क्या लोक दल का बीजेपी के साथ जाना बीजेपी को मतलब एक श्योर जीत की तरफ ले जाता है, क्योंकि जाट उनके साथ आ गए। काफी हद तक जो 36 कौमें हैं जो चौधरी साहब को अपना नेता मानती हैं, क्या उसका प्रभाव पड़ता हुआ पूरा बीजेपी को बहुत अच्छे से मतलब एक तरीके से इस इलाके में क्लीन स्वीप देने की तरफ बढ़ेगा, या कोई हर्डल्स हैं? देखिए, जो जहाँ तक लोकदल की बात है, तो इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये एक तरीके से कहना चाहिए हमारे उत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार है। ये जो जो जी सीटें हैं, जो 8 सीटें हैं, 8 में से 7 का प्रवेश द्वार समझिए। एक तराई की सीट है पीलीभीत। तो वहां पर बहुत कुछ जो है पूरे प्रदेश पर असर डलेगा, और सब पूरे प्रदेश की नजर है कि इन सीटों पर कैसे समीकरण बनते हैं और किस तरीके से वोटिंग होती है, वो 19 तारीख को पता चलेगी। अब रही बात यहाँ जो लोकदल से बीजेपी को जो एक गेन करना है, जो उनको जो गठबंधन करने के जो उद्देश्य था, उसमें बीजेपी बहुत कुछ गेन करेगी, यानी फायदे में रहेगी, जो मेरा अपना मानना है। लेकिन 2-3 चीजें और हो गई। एक तो मेरठ में जो मोदी जी की जो रैली हुई थी, उसमें जयंत चौधरी जी को मंच पर इतना सम्मान नहीं मिला जितना के लोकदल के जो समर्थक हैं और इनके जयंत चौधरी के जो एक अनुयायी हैं, उनको उम्मीद थी। तो आपने भी देखा होगा, ये चर्चा में भी बात आई थी कि जो बड़ी माला थी, वो माला जो है उसमें सिर्फ बीजेपी के लोग थे, भूपेंद्र जी और बाकी जो है जो प्रत्याशी थे, और इनको अलग रखा गया। दूसरा जो है, कोई इतनी ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई। ये एक संदेश तो ये थोड़ा सा नेगेटिव गया। और दूसरा जो है, सभी आप समझते हैं कि लोक दल के समर्थक यानी जयंत चौधरी के अनुयायी इस पैक्ट से खुश होंगे, ऐसी बात नहीं है। इसमें भी करीब 30-35% जो मेरा अपना मानना है, वो लोग नाराज हैं कि भाई आपने जो है बीजेपी के साथ पैक्ट कैसे कर लिया, हमारा इतना अपमान हुआ। आपको मालूम होगा कि 2014 में जब पहली बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, तो चौधरी साहब जिस क्लक रोड पर रहते थे, उसको स्मारक बनाने के लिए बड़ा आंदोलन हुआ, एकदम शुरू हुआ था वो। उसके लिए बहुत बड़ा अपमान सहा था चौधरी चरण सिंह के जो अनुयायी थे, अजीत सिंह के अनुयायी जी जो थे। इसके बाद में जो है, आपको मालूम है कि ये जो किसान 600 किसान मारे गए, वो किसानों का वो भी एक जो है, इसके अंदर तीस है लोक दल के जो लोगों में, कि भाई इन्होंने समझौता कैसे कर लिया, ये लोग किसान हैं। तो इन सब चीजों का भी असर है। लेकिन जब अगर दूसरे तौर पे अगर हम देखें, तो जो जागरूक लोग हैं जो लोक दल के, वो इस बात को भी कहते हैं कि जयंत चौधरी ने पार्टी को बचा लिया। आप जानते हैं कि परिस्थितियां किस तरीके से बदली हैं, और हर एक नेता बीजेपी की तरफ मुड़ा है, विचारधारा बदली है। तो शेष पार्टी को ही अगर पैक्ट नहीं करते लोक दल वाले, तो अभी तक तो जितने नेता हैं 60% वो सब बीजेपी में समाहित हो गए। शेष 40% और समाहित हो जाते अगर पैक्ट नहीं होता तो। और वोटर जहां तक है, वोटर भी जो बहुत कुछ, जब वोटर निकालने वाले नेता ही पहुंच गए बीजेपी में, तो ये एक फैक्ट भी आता है कि भाई जयंत चौधरी ने अच्छा किया। ये उसके दो अवनीश जी कुछ पहलू हैं। कहना चाह रहे हैं और इसी पे रही शायद। बात जी 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 क्या महेंद्र जी, मैं ये कहना बोले चाह कहूंगा बोले सिकरवार सर। जी, हाँ। सिकरवार जी जो बातें कह रहे हैं कि जी अपमान की बातें, देखिए, चौधरी जी। साहब को भारत रत्न देना ये भारतीय जनता पार्टी ही कर सकी है। और उस दिन का जो मंच की बातें आप कह रहे हैं, हाँ ये। मंच पे केवल चौधरी साहब, बड़े चौधरी साहब का फोटो और मोदी जी का फोटो, उसके अलावा किसी का फोटो नहीं था। ये अतिरिक्त सम्मान दिया। उस कार्यक्रम का नाम चौधरी चरण सिंह सम्मान समारोह रखा, और इतना बड़ा योग वो सम्मान दिया है। अगर इनकी बात अगर सिकरवार जी बताएं कि जब कांग्रेस में, ध्यान करें उन दिनों को, कि जब चौधरी चरण सिंह को सदन में बोलने भी नहीं दिया गया था, कांग्रेस से समर्थन वापस लिया था, अपमान किसने किया था? चौधरी चरण सिंह की राजनीति तो हमेशा कांग्रेस हाँ विरोधी रही। और जिस तरह से समाजवादी पार्टी से उनके रिश्ते रहे हैं जी अजीत सिंह जी के, वो भी किसी से छिपे नहीं है। जी समाजवादी जी पार्टी को जिस तरह से अजीत सिंह कहते थे, जिस पे लगा हो झंडा वो समझो गुंडा,
और किस तरह से उनके रिश्ते रहे हैं सिकरवार जी उनको बेहतर जानते होंगे। तो जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने चौधरी साहब के परिवार को, चौधरी साहब की नीतियों को और पूरे कार्यकर्ताओं को दिया है, मुझे लग रहा है इतना बड़ा सम्मान किसी ने नहीं दिया। और इस सम्मान का ये असर है कि अब धरातल पर आप नतीजे बताएंगे 4 जून को कि हालांकि धरातल पर भी दोनों दलों के गठबंधन के कार्यकर्ताओं के बीच सामंजस्य बन गया है। हालांकि कुछ समय पहले तक चौधरी साहब कहते थे कि जयंत चौधरी के हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। जल्दी से समझ जी लेते हैं क्योंकि समय बहुत कम बचा है। पुष्पेन जी से, पुष्पेन जी, रामपुर का थोड़ा सा मामला गड़बड़ा गया है लगता है, क्योंकि आजम खान नाराज चल रहे हैं। क्या कुछ होने वाला है वहां पर? तो अगर बहुत संक्षिप्त में बता सके, बहुत कम समय है। हाँ, हमें भी जाना है और सभी को जाना होगा। देखिए, रामपुर में एक अहम की लड़ाई हो गई, वर्चस्व की लड़ाई हो गई, जिसकी कीमत अखिलेश यादव ने चुकाई। अच्छे खासे मुरादाबाद से एसटी हसन को हटा के उनके दबाव में रुचि वीरा को वहां खड़ा कर दिया, तो मुरादाबाद को भी रिस्क पे ले लिया। और जैसे आज बयान आए हैं आजम के जी सहयोगियों का कि हम तो इन्हें समर्थन करेंगे ही नहीं, और ये पार्टी कार्यालय नहीं आए, जबकि पार्टी कार्यालय तो अब वहां बंद है। पार्टी कार्यालय गोविंद राम के घर पे है, वहां नहीं गए, मतलब ये बहानेबाजी है। लेकिन असली तो ये है कि मुस्लिम मतदाता कितनी संख्या में इस बार मतदान करने निकलेगा, रामपुर की तस्वीर इसी से स्पष्ट होगी। और वहां के लिए मुझे लगता है कि कोई भी अनुमान लगाना, भविष्यवाणी करना गलत होगा। उनकी स्वीकार्यता कितनी है बाहर से आए प्रत्याशी की, यह हमें तब पता चलेगा कि उनका उत्साह कितना है। अगर आपको उपचुनाव की तस्वीर याद हो जिसमें लोधी जीते पहली बार, जी वहां से रामपुर का किला फतेह किया, तो याद होगा कि एक खास इलाकों से मतदान बहुत कम हुआ था और उसमें तरह तरह के आरोप भी लगाए गए थे। तो अगर इस तरह इस बार भी वही किलेबंदी रहती है या मुस्लिम मतदाता उतने जोश से नहीं निकला, तो फिर भाजपा की राह आसान हो जाएगी, अन्यथा वहां चुनौती है। जी। वात्सल जी, 1 मिनट में आपसे जानना चाहेंगे कि ओवरऑल तो क्या मुद्दे, कोई मुद्दे जो किसानों के हैं या बेरोजगारी है या महंगाई है, ये कुछ इसमें असर करने वाले हैं या नहीं है? बहुत संक्षेप में। महेंद्र जी, मुद्दे बहुत हैं, लोगों की नाराजगियां भी हैं, लेकिन जैसा मैंने शुरुआत में कहा था उसी बात को दोबारा कह रहा हूं कि राजनीति में 2 और 2 हमेशा 4 नहीं होते। वो 22 भी हो सकते हैं, वो 0 भी हो सकते हैं, और 2 और 2 5 भी हो सकते हैं। यानी आप उसको किस तरह से ले जाते हैं। और यहाँ पर यह है कि सबसे ज्यादा वोट जिसे मिलेंगे, भले ही जैसा पिछली बार चौधरी अजीत सिंह सिर्फ 6,000 वोटों से आ रहे थे। भारतीय जनता पार्टी प्रबंधन में मास्टर है, बाकी दल कितना सीख पाए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने लिए सही कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की है, लेकिन जनता अंदर क्या सोच रही है, क्योंकि किसान आंदोलन का सबसे ज्यादा असर वहां था। जयंत चौधरी आए हैं, कितना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनको मानते हैं या राष्ट्रीय लोकदल के कितने कार्यकर्ता मानते हैं, क्योंकि नेताओं के आने जाने से ज्यादा कुछ नहीं होता जब तक जनता नहीं स्वीकार करती है। और रामपुर की सीट, पीलीभीत की सीट, इन सब ये सारी सीटें इसका उदाहरण है। कैराना में भी जैसा पुष्पेंद्र भाई साहब कह रहे थे, उनका आकलन अपनी जगह सही है, लेकिन इकरा हसन भी वहां पर पूरा जोर लगा रही है। तो ये मैंने जैसे शुरुआत में कहा था कि ये एक लेबोरेटरी है, प्रयोगशाला है, इससे एक तस्वीर बनेगी या बिगड़ेगी ये आगे पता चलेगा, लेकिन ये 8 सीट बहुत कुछ संकेत दे जाए। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद वात्सल्य जी, प्रताप सिकरवार जी, पुष्पेंद्र शर्मा जी और अवनीश त्यागी जी। आप लोग कैपिटल जी जी, हेडलाइंस के थैंक इस यू, थैंक कार्यक्रम में शामिल हुए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब 19 अप्रैल का इंतजार है। 19 अप्रैल को मतदान होगा और मतदाता किसको चुनता है वो तो वही बेहतर जानता है। फिलहाल पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ये 8 सीटें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आने वाले समय में पता चलेगा कि यहाँ पर कौन हारता है और कौन जीतता है। निश्चित तौर पर ये प्रवेश द्वार, जैसा कि कह रहे थे सिकरवार साहब, ये प्रवेश द्वार है, तो निश्चित तौर पर इस पर सबकी नजर रहेगी। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।